हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा था कल कि 67th जो बीपीएससी प्री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं टेस्ट सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ। तो आज इसका ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग 150 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, बहुत डीपली डिस्कस करेंगे और आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से देखते चलिए और आप खुद भी देखिए कि आपके हिसाब से क्या आंसर होगा। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में भी आपका आंसर दे सकते हैं, बाकी मैं तो बताऊंगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस, आपकी प्रैक्टिस कहाँ तक बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो आज का हमारा मोटिवेशन कोट्स है वो देख लेते हैं। दुनिया चुप रहती कब है, कहने दो जो कहती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उनका तो काम ही कहना, जो सोसाइटी है, जो दुनिया है, उसका तो काम ही है कहना। तो वो चुप तो रहेगी नहीं, तो उसको कहने दो। बस आपका क्या काम है, सुनते रहिए सुनते रहिए। और आपको खामोशी से उसका जवाब देना, बोल करके जवाब नहीं देना, खामोशी से चुपचाप शांति से जवाब देना। और वो शांति से जवाब कब मिलेगा उनको, जब आप सफल होंगे, जब आप सक्सेस होंगे। तो उनको चुप कराना है तो आप सक्सेस होकर के उन्हें दिखाइए और उन्हें बोलने दीजिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या कह रहा है। थोड़ा सा ब्लर है गाइस, बट फिर भी मैं बहुत अच्छे से इसको बोलूँगी ताकि आपका क्लियर हो जाए। आपको बस कंसंट्रेट करना है, चीज़ों को देखना है। कह रहा है कौन सा असत्य, इसमें से बताना कौन से गलत हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त। राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, 20 अगस्त। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल। अभी तो आपका विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल मनाया गया है। और यहाँ पर क्या दिया, ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो ये आपके पूछ रहा कौन से असत्य हैं। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई असत्य नहीं, मतलब ई ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक मतलब क्या है, यहाँ पे सब सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में कितने तरह के मरुस्थल हैं। तो कितने तरह के मरुस्थल होते हैं, तो 3 तरह के मरुस्थल है। कौन कौन से 3 तरह के मरुस्थल हैं, एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होता है, एक उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल होता है, और एक कौन सा मरुस्थल होता है, शीतकटिबंधीय मरुस्थल। तो भारत में 3 तरह के मरुस्थल पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय मरुस्थल। क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अफ्रीका के पूर्वी तट के देशों को दक्षिण से उत्तर की ओर ले जाना है। ये साउथ और ये आपका नॉर्थ। और यहाँ अफ्रीका के पूर्वी तट के देशों को, पूर्वी तट के जो ईस्ट वाले हैं, इस साइड के हैं, उनको आपको साउथ टू नॉर्थ लेकर के जाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका क्या दिया है, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या, सोमालिया। तो क्या हो जाएगा आपका, एकदम क्लियर है, आपको बस 1 2 3 4 लगा देना है। 1 2 3 4 यानी मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या, सोमालिया। तो ये आपका करेक्ट दिया हुआ है, बस आपको क्या करना है, यही आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कोरल रीफ किस राज्य में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक कोरल रीफ कहाँ पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो भारत में कुल रीफ क्षेत्र जो है वो 5790 किलोमीटर वर्ग हैं, जो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा, लक्षद्वीप में, उसके बाद मन्नार की खाड़ी, उसके बाद आपका कच्छ की खाड़ी, उसके बाद अंडमान और निकोबार। क्या क्या बताया मैंने, लक्षद्वीप, मन्नार, कच्छ, अंडमान, निकोबार। लक्षद्वीप, मन्नार, कच्छ और अंडमान और निकोबार, ये 4 प्रमुख क्षेत्रों के बीच ये क्या है, बसे हुए हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। सुंदरवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्या कहते हैं, इजी क्वेश्चन ये भी है। कोंकण, कच्छ, पश्चिमी घाट, डेल्टाई, पश्चिम बंगाल। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका कहाँ पाया जाता है, डेल्टाई पश्चिम बंगाल में सुंदरवन या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरवन जो है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है और इसका कुछ भाग भारत में है, अपने भारत में है, और कुछ भाग क्या है, बांग्लादेश में है। क्लियर, ठीक है। तो सुंदरवन का जो भारत में आने वाला क्षेत्र है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा क्षेत्र के जो है पश्चिमी भाग में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि ये डेल्टा पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। क्लियर, तो चलते हैं आगे देख लेते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये राजस्थान को क्या करती है, उत्तर से दक्षिण 2 बराबर भागों में बांट देती है। अरावली पर्वत जो है वो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है। तो भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है, लद्दाख को कहा जाता है। लद्दाख जो है भारत में एक बहुत बड़ा क्या है, ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख जो है भारत में क्या है, ठंडा रेगिस्तान है। और ये जम्मू कश्मीर जो है उसके पूर्वी हिस्से में महान हिमालय में ये क्या है, स्थित है लद्दाख।
दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये कावेरी नदी को कहा जाता है। एक कहते हैं दक्षिण गंगा, अगर पूछ ले दक्षिण गंगा किसे कहेंगे तो गोदावरी, और अगर कह दें कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहेंगे तो कावेरी नदी। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कावेरी नदी की जो क्या कहते हैं सहायक नदियाँ वो भी देख लीजिए। आपका क्या कहना है, ये पूछता है बहुत ज़्यादा, भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसी कावेरी नदी की है। और कौन सी है? सिमसा नदी और हिमावती नदी। तो ये सारी नदियाँ जो हैं ये क्या कहती हैं? कावेरी नदी की हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादक किस राज्य में होता है? तो सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादक कहाँ होता है? कर्नाटक। कर्नाटक जो है भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ लगभग देखा जाए औसतन तो 8,200 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन ये कर्नाटक करता है, जो कि अगर पूरे भारत की दृष्टि से देखा जाए तो 1/3 है। क्लियर? ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट गाइस। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है देख लेते हैं। अधिक फसल उगाना, हरी खाद का प्रयोग, हरी वनस्पति, उच्च पैदावार, विविधता कार्यक्रम। तो इसका क्या है? तो इसका क्या होगा? या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से। तो इसका जो हरित क्रांति का जो अभिप्राय था, हरित क्रांति जो स्टार्ट की गई थी किसके लिए की गई थी? हाइब्रिड के लिए, उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम के लिए। तो हरित क्रांति को क्या किया गया था? पहली बार जो था भारत में खरीफ के मौसम में लाया गया था, और इसे अधिक उपज देने वाली, उच्च उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम यानी कि हाइब्रिड प्रोग्राम का नाम दिया गया था। क्लियर? इस कार्यक्रम को एक पैकेज के रूप में क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम के रूप में इसे लाया गया था। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बना है? इंपॉर्टेंट है। कौन सा बना है? तो ये बारबाडोस है। कौन सा है जो बना हुआ है? तो कैरेबियन द्वीप जो है बारबाडोस, ये नया गणतंत्र बन गया है। और ये अब यह जो है जो 54 कॉमनवेल्थ देश है उसमें तो गिना ही जाएगा। और यहाँ अब क्या होगा? ब्रिटेन की महारानी का शासन भी क्या होगा? नहीं होगा। तो ये ध्यान देना, कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बन गया, वो है बारबाडोस। क्लियर? और बारबाडोस से पहले जो है वो गुयाना, त्रिनिदेद और टोबैगो ये भी क्या है? ब्रिटिश गुलामी से मुक्त हुए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटीशिप मिसाइल हार्पून, ये भी करंट में था, बहुत इंपॉर्टेंट, हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया गया है? तो ये कौन सा क्या हो जाएगा? अमेरिका इसका आंसर। कि हाल ही में अमेरिका ने क्या किया? विश्व प्रसिद्ध जो एंटीशिप मिसाइल है उसका क्या नाम है? हार्पून। ठीक है, अमेरिका के द्वारा हार्पून जो क्या है? ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट ये भारत को देने का क्या किया है? फैसला किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? क्या कह रहा है कि वहाँ पर क्या है कि ये श्रीलंका, ये तो आपको पता ही होगा, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी, क्योंकि जो देश की मुद्रा है उसके मूल्य में क्या हुआ? भारी गिरावट आ गई, और जिसके कारण जो खाद्य कीमत थी उसमें तेज़ी आ गई, और तेज़ी आने के बाद जो मुद्रास्फीति थी वो बढ़ी, और उसको रोकने के लिए वहाँ के राष्ट्रपति ने क्या किया? ये आपातकाल की घोषणा लगाई, खाद्य आपातकाल की। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स, एक मिनट गाइस, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो एशिया पावर इंडेक्स में जो भारत को स्थान मिला है वो कौन सा है? वो है 4th नंबर पर है भारत। तो 4th नंबर पर, ये तो 1st नंबर पर कौन है? ये क्वेश्चन उठना चाहिए। तो 4th नंबर पर है USA, 2nd पर है चाइना, 3rd पे है जापान, एंड 4th पे है हमारा भारत। किसमें? एशिया पावर इंडेक्स। अब ये मतलब आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन ये उठना चाहिए आपके माइंड में कि एशिया पावर इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। किसके द्वारा? लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा एशिया पावर इंडेक्स। तो ये ध्यान रखना, एशिया पावर किसके द्वारा? लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें आपका भारत जो है, हमारा भारत जो है 4थे स्थान पर है। 1st पे है अमेरिका, 2nd पर है चाइना, 3rd पर है जापान। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में रोल्स रॉयल्स ने MT-30 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है इसको देख लेते हैं हम लोग। ये किया है हिंदुस्तान HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। ये भी करंट के क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि MT-30 जो है मरीन यानी समुद्री इंजन बिजनेस के लिए रोल्स रॉयल्स
रोल्स रॉयस और किसने किया है, देख लीजिए, रोल्स रॉयस और HAL ने क्या किया है, समझौता किया है। और HAL और रोल्स रॉयल्स ने क्या किया है, भारत में रोल्स रॉयल्स MT-30 समुद्री इंजन की पैकेजिंग, इसकी स्थापना, इसका विपणन, इसको स्थापित करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए। तो MT-30 किसके बीच है, HAL के साथ किया गया है, किसके द्वारा, रोल्स रॉयस और HAL के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2022, सॉरी 2022 नहीं, ये होगा आपका 2021, एक्चुअली यहाँ कट गया है तो क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये करिए कि क्या है, चलिए ये क्या है, हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया है। तो ये किसने जारी किया है, ये इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा, ये तो बहुत ही आसान है, रिन्यूएबल एनर्जी, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ये जारी किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना। और ये रिपोर्ट ये बताती है कि 2020 में जो है कितनी अक्षय ऊर्जा स्थापित की गई, तो 280 गीगावाट, कितनी, 280 गीगावाट जो है 2020 में स्थापित की गई अक्षय ऊर्जा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, किस राज्य की सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। किस राज्य की सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया है। तो आपकी ऑप्शन है पंजाब, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो किसने किया है, ये पंजाब के द्वारा किया गया है। तो ये है क्या, तो इस उड़ान योजना के तहत क्या है, एक तो उड़ान है, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, तो वो उससे संबंधित नहीं है, ये उड़ान योजना है। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत क्या होगी, जो ज़रूरतमंद महिलाएं होंगी उनको सरकार क्या करेगी, मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएगी। तो ये आपको ध्यान रखना। एक आंगनवाड़ी केंद्र लगभग क्या करेगी, 50 लाभार्थियों को कवर करेगी और इसमें हर माह अधिकतम क्या करेंगे, 9 सैनिटरी पैड उनको मुफ्त मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना। उड़ान योजना पंजाब से संबंधित है और महिलाओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए है। नेक्स्ट क्या है, विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। ये भी बहुत ही आसान है आपका, किसके द्वारा की जाती है, विश्व बैंक के द्वारा। विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ISSF, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ISSF वर्ल्ड शूटिंग कप 2021 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो इसमें कौन सा देश है, वो भारत है। ये ISSF वर्ल्ड शूटिंग कप 2021 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है, भारत का बीज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी गाइस। तो ये है आपका लखनऊ। ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है, ये किया है लखनऊ। तो लखनऊ पे क्या किया है, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इन्होंने 26 दिसंबर 2021 को 26 दिसंबर से एक क्वेश्चन आपके माइंड में उठना चाहिए। अभी कल मैंने डिस्कस किया था क्या कि इस दिन क्या है, वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो 26 दिसंबर 2021 को ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का क्या लखनऊ में उद्घाटन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना। और ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, तो ये मध्यम दूरी की, कैसी है, मध्यम दूरी की ये है। और इसमें क्या होता है, ये कैसी है, सुपरसोनिक मिसाइल है। कैसी है, सुपरसोनिक मिसाइल है। तो ये भी ध्यान रखना है। और ये ज़मीन से, विमान से, पनडुब्बी से, जहाज़ से, कहीं से भी ये लॉन्च की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा टीका लगाया जा रहा है। तो 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा, कोवैक्सीन। तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा टीका लगाया जा रहा है, कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्या, कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। AQI की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के कौन से 3 शहर हैं जो विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल होंगे। अब यहाँ इतने ऑप्शन है, इसमें से आप तुरंत लगा देंगे सबसे प्रदूषित जो है, सबसे प्रदूषित तो आपको दिल्ली लगेगा। तो दिल्ली आपका आगे एक ही है, तो आपको यही लगा देना है कि दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है। क्लियर। तो ये क्या है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा, उसके बाद कलकत्ता, उसके बाद क्या है, मुंबई। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है। और ये जो AQI है, मतलब ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, जो इसके बारे में, ये इसकी संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड स्थित जो जलवायु समूह है वो AQI की क्या करती है, वायु गुणवत्ता प्रदूषण शहर ट्रैकिंग करती है। और ये UNEP का क्या है, एक भागीदार, UNEP का एक प्रौद्योगिकी भागीदार भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो किसे किया गया है, तो इसको बस ऐसे याद रखिएगा कि साहित्य लिखना क्या है, गुनाह है। साहित्य लिखना क्या है, गुनाह है। साहित्य लिखना क्या है, गुनाह है। तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह क्या है, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 का दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ ले कि साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो अमेरिकी कवयित्री थी, उनका नाम था लुइस ग्लुक को दिया गया था, लुइस ग्लुक को।
2020 कल्विस ब्लूक को अमेरिकी हैं और इनको अब्दुल रज्जाक गुरना को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 का दिया गया है। आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो इसमें से कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बन गए हैं। ये मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं, जिन्होंने क्या किया है, एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले ये पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में सैफ अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है बांग्लादेश ने। सैफ अंडर 19 और वो भी कौन सा, विमेंस चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे की तरफ, देख लेते हैं आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 26 नंबर, 1 मिनट। हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है? तो ये किसने जीता है? अवनी लेखरा, भाविना पटेल, हरविंदर सिंह या नमिता चौधरी? ये किसने जीता है? तो ये जीती हैं अवनी लेखरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है? तो ये हैं अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो हरनाज कौर चंधू के द्वारा जीता गया है। और ये कहाँ की हैं? ये हैं चंडीगढ़ की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने जीता है? तो ये किसने जीता है मदर टेरेसा वाला? तो ये जीता है आपके अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा। मदर टेरेसा किसके द्वारा जीता गया है? अनिल कुमार जोशी के द्वारा, अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा इसको जीता गया है। और ये जो अवार्ड है, ये जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है, ये कौन सा फाउंडेशन देता है? हारमनी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और ये क्यों दिया जाता है? सामाजिक न्याय के उत्कृष्ट कार्य के लिए ये दिया जाता है। हाल ही में गुजरात सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत की कौन सी योजना शुरू करने की योजना बनाई है? तो कौन सी बनाई है? वतन प्रेम योजना। कौन सी है? वतन प्रेम योजना। तो इस योजना के तहत क्या होगा, जो भी भारत सहित विदेश में कहीं भी रहने वाले जो गुजराती लोग हैं, इसका क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट का, इस योजना का हिस्सा बन सकेंगे। इसमें क्या होगा, जो 60% राशि होगी वो उसको 60% तक का राशि की सहायता दे करके वो अपनी पसंद की जो परियोजनाएं, गांव, एजेंसी को चुन सकेंगे और राज्य सरकार शेष 40% आर्थिक सहायता का योगदान इस परियोजना के लिए क्या करेगी, प्रदान करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1000 करोड़ रुपए की लागत की कौन सी योजना शुरू करने की गुजरात सरकार ने योजना बनाई है? वतन प्रेम। तो वतन प्रेम किससे संबंधित है? गुजरात सरकार से संबंधित है। डिफेंस एक्सपो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जा रहा है डिफेंस एक्सपो? ये आपका किया जा रहा है गुजरात में। कहाँ किया जा रहा है, किस राज्य में 2022 का किया जाएगा? तो ये गुजरात में किया जाएगा। जो वहाँ के सीएम है विजय रूपानी, उन्होंने इसकी घोषणा की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस कार्यक्रम में लगभग 100 देश क्या है, भाग लेने की उम्मीद है। गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित जो अन्य क्षेत्रीय गतिविधियां हैं उनको अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? ये किस मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये किसने कहा? गृह मंत्रालय ने कहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और इस बार जो जनगणना होगी वो कौन सी जनगणना होने वाली है? 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी। और भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। अगर पूछ ले किस नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हुई, तो किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में, रिपन के 1881 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंदौर को किया गया है। तो ये मैंने कई बार अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर में बताया, तो आपको तो इसको रट गया होगा ये क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया है? कौन किया है ये? तो ये किया है कर्नाटक। किसने किया? कर्नाटक सरकार क्या है 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता कितनी है, 5000 किलोमीटर। ये भी मैंने करंट अफेयर्स में लेक्चर में क्या किया था, डिस्कस किया था। यहाँ अग्नि कैसे आपको याद रहेगा, तो अग्नि दिया ही है, अग्नि साथ में 5 दिया, तो 5 का मतलब 5000 किलोमीटर इसकी क्या है, मारक क्षमता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो अग्नि मिसाइल है इसका परीक्षण कहाँ किया गया था, ये APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसको लॉन्च किया गया। और अग्नि 5 के इंजन को ये भी ध्यान रखना है कि ये 3 चरण वाले अग्नि 5 जो है ये 3 चरण वाले किससे, ठोस ईंधन से बनाया गया है। ये ध्यान रखना है, इस पर फोकस करना है। किस ईंधन से बनाया गया है, ठोस ईंधन से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अभ्यास विमान का परीक्षण हुआ है, यह किसके द्वारा निर्मित किया गया है। तो अभ्यास जो है विमान ये किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना कि अभ्यास विमान का संबंध किससे, DRDO से है। हाल ही में एक नए मैसेजिंग ऐप असिग्मा, ये भी करंट अफेयर्स में मैंने डिस्कस किया था, असिग्मा को किसके द्वारा लॉन्च किया है गया है। तो असिग्मा जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। असिग्मा जो है ये कैसा है, मैसेजिंग ऐप है जो भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2021 के लिए ब्याज सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा। 2021 के लिए जो ब्याज सम्मान है वो असगर वजाहत को दिया जाएगा। ब्याज सम्मान किसको दिया जाएगा, असगर वजाहत को दिया जाएगा। और ये जो और किस लिए दिया जाएगा, इनकी जो नाटक है, कौन सी है नाटक, महाबली, उसी के लिए 2021 का ब्याज सम्मान असगर वजाहत को दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जाएगा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। इसमें 4 लाख की क्या की जाएगी, पुरस्कार राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब यहाँ 4 कूट है, इसको पढ़ना और बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ईस्ट का प्रयोग ब्रेड और बियर बनाने में किया जाता है। इज इट राइट और रॉन्ग, तो ये सही है आपका, हमें ढूंढना नहीं है। जीवाणु में झिल्ली में जुड़ा हुआ सत्य केंद्रक होता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, फिर पता चलेगा सही है कि गलत है। विषाणु केवल अन्य जीवों को जीवित कोशिका के अंदर रहकर ही प्रतिकृत हो सकते हैं। लाइकेन वायुमंडलीय प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर ये है कि जीवाणु में झिल्ली से जुड़ा हुआ सत्य केंद्रक होता है। बल्कि ऐसा है कि जीवाणु में झिल्ली से जुड़ा हुआ सत्य केंद्रक होता है नहीं, बल्कि इसका अभाव होता है, इसकी कमी होती है। जुड़ा हुआ सत्य केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। इसमें क्या होता है, प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। जो प्राथमिक केंद्रक पाया जाता है, इसमें प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। और जीवाणु में जनन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोले। जीवाणु में जो जनन मुख्य रूप से होता है, किसके रूप से, मतलब किस रूप में, विखंडन द्वारा होता है। मुख्य रूप से जनन किसके द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीवों में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल की प्रमुख भूमिका क्या है। तो इसमें प्रमुख भूमिका क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर नियंत्रण, कोशिका में तत्वों के प्रवेश का नियंत्रण, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, लक्षणों के जननों से संतति में ले जाना। तो ये ऑप्शन आपका डी वाला ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट है कि जीवों में जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल की प्रमुख भूमिका क्या है, लक्षणों के जननों से संतति में ले जाना। ठीक है, तो ये कोशिका का सबसे मुख्य अंग क्या होती है, कोशिका का सबसे मुख्य अंग होती है केंद्रक, या कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, एक परमाणु के किस भाग में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो किस में होती है, ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु के किस भाग से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन से ये क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो ये आपको अगर कहा जाए कि क्या कहते हैं इसको, कि किसी चालक के विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा कैसे कहेंगे, तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर क्या करती जाती है, मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है, तो रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है, डी की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन डी। रिकेट्स रोग किस में होता है, बच्चों में होता है। रिकेट्स रोग बच्चों में होता है। इससे क्या होगा, इसे सूखा रोग के नाम से जानते हैं। और ऑस्टियोमलेशिया रोग जो होता है वो प्रौढ़ों में होता है। जो विटामिन डी से एक ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, ये किस में होता है, प्रौढ़ों में होता है। और रिकेट्स रोग बच्चों में होता है। ठीक है, और इसी को सूखा रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है। तो क्या है जो एग्जैक्ट है वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है चारों ऑप्शन पढ़ने में। तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है वाहनों के इंजन चलने और कोयला जलाने से।
क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है, वाहनों के इंजन जब चलते हैं तो उससे होता है और कोयला जलाने से होता है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड वाहन के इंजन से निकलने वाला क्या है, मुख्य गैस है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या करती है, रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक लाल पदार्थ बनाती है, जिससे क्या होता है, जो रक्त होती है, जो ब्लड होती है, उसमें ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम होती है या फिर समाप्त हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर का तापमान, सामान्य तापमान इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो ये कितना होता है, ये होता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा एक वास्तविक फल का उदाहरण है। तो वास्तविक फल कौन सा है, आम है। कौन सा है इसमें, आम है। कैसे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो जो मतलब निषेचन और जाइगोट के निर्माण की प्रक्रिया से क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि निषेचन और जाइगोट के निर्माण की प्रक्रिया से क्या होता है, फूल के अंडाशय में फल बनते हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं, वास्तविक फल कहा जाता है। तो जैसे आम हो गया, मक्का हो गया, अंगूर हो गया, ये वास्तविक फलों के उदाहरण हैं। इसके विपरीत जो अवास्तविक फल हैं या छंदकार अंडाशय के अलावा पुष्प भागों से लिए जाते हैं। तो जैसे नाशपाती पुष्प भाग से, सेब हो गया, कटहल हो गया, नाशपाती, इन सब पुष्पासन से होती है। बाकी ये जो आपकी चीज़ें हैं वो आपकी क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं कि निषेचन और जाइगोट के निर्माण की प्रक्रिया से फूल के अंडाशय में जब फूल के अंडाशय में ही फल बन जाते हैं तो उन्हीं को वास्तविक फल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक संक्रामक रोग है। कौन सा एक निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग है। तो ये आपका है घेंघा, एनीमिया, बेरीबेरी या काला जार। तो इसमें काला जार जो है ये आपका एक संक्रामक रोग है। तो जो गंडमाला, रक्ताल्पता, बीरी ऐसे रोग हैं जो मतलब अगर कहा जाए तो गंडमाला आयोडीन की कमी से, रक्ताल्पता लोहे आयरन की कमी से और बेरी विटामिन B1 की कमी के कारण होते हैं। काला जार जो है वो जीनस लीशमैनिया के, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, जीनस लीशमैनिया के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होने वाली ये काला जार जो है वो बीमारी है। तो संक्रमित मादा सैंड मक्खी, जो संक्रमित मादा सैंड मतलब रेत मक्खियों के काटने से ये परजीवी मनुष्यों में क्या फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मिशन इंद्रधनुष। एक मिनट, मिशन इंद्रधनुष, एक मिनट गाइस, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य किससे है। तो ये किससे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। तो मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो किससे है, ये आपका है बच्चे और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। क्लियर। तो इसमें जो भारत सरकार के द्वारा दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया गया। तो ये सन याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिशन इंद्रधनुष 2014 मिशन इंद्रधनुष 2014 बच्चे और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से ये संबंधित है। धनुष मिसाइल प्रहार करता है। धनुष मिसाइल कहाँ से प्रहार करता है, तो ये सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। धनुष मिसाइल कहाँ से प्रहार करता है, सतह से सतह पर मार करने वाला एक मिसाइल है जो क्या करता है 50 केजी से 1000 केजी के पेलोड क्षमता के साथ जो पारंपरिक और साथ ही परमाणु वारहेड दोनों को ले जाने में ये सक्षम है और 350 किलोमीटर की सीमा में ये लक्ष्य पर हमला कर सकता है। ये भी ध्यान रखना। मेन है सतह से सतह पर मार करने वाली। पहाड़ों पर नाक से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है, तो क्या है, क्या रक्त पतला हो जाता है, क्या तापमान बढ़ जाता है, या वायुमंडलीय दाब का बढ़ना या वायुमंडलीय दाब का घटना, क्या रीज़न है। तो क्या होता है वायुमंडलीय दाब का घटना, जब क्या होता है, जब ऊंचाई बढ़ती है तो हवा का दबाव कम हो जाता है। जब ऊंचाई बढ़ेगी तो हवा का जो दाब होता है वो कम हो जाता है। क्लियर। और इसलिए जब हम जब हम ऊंचाई पर जाएंगे तो शरीर के दबाव की तुलना में जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो कम हो जाता है। फिर से बोल रही हूँ कि जैसी ऊंचाई बढ़ेगी हवा का दबाव कम हो जाता है और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो शरीर का जो दबाव है उसकी तुलना में वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, क्योंकि मानव शरीर जो है वो वायुमंडलीय दबाव के अनुकूल अपने आप को ढालने में क्या करते हैं, कुछ समय लेते हैं। और यही रीज़न है कि वायुमंडलीय दबाव में क्या होता है, मनुष्य इसमें नाक से खून निकलता है, ब्लड निकलता है। नेक्स्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई, अल्टमैन, डी वेवेरी या पैलाडे के द्वारा। तो ये किसके द्वारा की गई है, रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई है, तो अल्टमैन के द्वारा की गई है। कब की गई थी, 1890 में। अल्टमैन 1890 अल्टमैन माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी।
और उन्होंने क्या किया था, डाई तकनीकी क्षरा अंगों की पहचान की थी और उन्होंने बायोब्लास्ट उसे उसका नाम दिया था, बायोब्लास्ट नाम दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एम्पेरेग्लस का इस्तेमाल, एम्पेरेग्लस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है, पनीर, डबल बेड, अल्कोहल या विटामिन बी के इस्तेमाल में किया जाता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि एम्पेरेग्लस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है, तो ये किया जाता है अल्कोहल के निर्माण में। तो इसमें ये जो एम्पेरेगिलस ओरिजेई है, एम्पेरेगिलस ओरिजेई, एम्पेरेगिलस ओरिजेई का उपयोग क्या है, वो मादक पदार्थ यानी कि अल्कोहल बनाने जैसे जापानी पेय में किया जाता है। किसमें, जापानी पेय में किया जाता है, जो अक्सर किससे, चावल या अन्य स्टार्च सामग्री से क्या होते हैं, बने होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इन स्टार्च को अल्कोहल बनाने वाले किण्वन के रूप में इनको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर का क्वेश्चन, बोरेक्स के किसका अयस्क है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोरेक्स के किसका अयस्क है, तो ये आपका सोडियम, सोडियम जिसे सोडियम बोरेट या सोडियम टेट्राबोरेट के रूप में भी जानते हैं। बोरेक्स को किस नाम से, सोडियम बोरेट या सोडियम टेट्राबोरेट के रूप में भी जानते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बोरान यौगिक होता है, एक खनिज और एक बोरिक एसिड का एक लवण होता है। पाउडर बोरेक्स जो है ये एफिड होता है, जिसे नरम रंगहीन क्रिस्टल होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। तो बस आपको इतना ध्यान रखना कि बोरेक्स किसका है, तो सोडियम का है। निम्न में से वास्तविक विलयन का उदाहरण क्या है, तो जल में चीनी का घुलना क्या है, वास्तविक विलयन का उदाहरण है। तो वास्तविक विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, एक सजातीय मिश्रण होता है, जिसमें विलायक में घुलित पदार्थ के जो कण का आकार होता है वो 10.9 m या 1 nm होता है, nm से कम होता है। तो ये ध्यान रखना, जिसमें विलायक में जो घुलित पदार्थ के कणों का आकार होता है वो 10.9 m या 1 nm से कम होता है। पानी में जो चीनी का सामान्य घोल होता है वो वास्तविक विलयन का क्या है, एक उदाहरण होता है, और इसको नग्न आँखों को ये दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो वो कौन सी है, अग्न्याशय है। फर्स्ट कौन सी है, यकृत है। तो ये ध्यान रखना, दोनों ध्यान रखना कि फर्स्ट जो है वो यकृत है और सेकंड कौन सी है, वो अग्न्याशय है। यानी लीवर के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है, जो यह पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और रक्त शर्करा के स्तर का महत्वपूर्ण नियंत्रक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है, तो ये कौन सी है आपकी, ये आपकी है ल्यूकोसाइट्स है। संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है, वो ल्यूकोसाइट्स इसको कहते हैं। तो श्वेत रक्त कोशिका WBC, श्वेत रक्त कोशिका जो होती है, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं जो संक्रामक रोग और बाह्य आक्रमणकारियों दोनों के विरुद्ध क्या करती हैं, शरीर की रक्षा करने में क्या होती हैं, सक्षम होती हैं। सभी जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, सभी जो WBC होती हैं, वो अस्थिमज्जा में मल्टीपोटेंट कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अमलगम किस धातु का अयस्क है, तो अमलगम किस धातु का अयस्क है, ये है आपका पारा। तो अमलगम अन्य धातु के साथ पारा का क्या है, मिश्र धातु है। लगभग सभी धातुएं क्या करती हैं, पारे के साथ अमलगम का निर्माण करती हैं। लगभग सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर के अमलगम का निर्माण करती हैं। दंत चिकित्सा में भी चांदी पारा अमलगम क्या है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट किस पर आधारित है, तो हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट जो है ये किस पर आधारित है, ये आपका जो है पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है, पास्कल के नियम पर काम करती है, जिसमें ये कहा जाता है कि यदि कोई तरल पदार्थ किसी भी बिंदु पर कोई भी बल लगाया जाता है, यदि कोई तरल पदार्थ है उसके किसी भी बिंदु पर अगर हम क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, बल लगाते हैं, तो दबाव जो होगा वो द्रव के सभी बिंदुओं पर और पात्र जो बर्तन होगा उसकी दीवारों पर समान रूप से क्या होगा, संचालित होगा। तो ये पास्कल का नियम कहता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी होती है, तो अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी होगी, ऊष्मीय या तो भूकंपीय तरंगें होंगी। इसमें से कौन सी होंगी, अनुदैर्घ्य तरंगें, भूकंपीय तरंगें होंगी। ठीक है, तो ये क्या करती है, ध्वनि तरंग की भांति अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है, भूकंप तरंग होती है, जो क्या करती हैं, ध्वनि तरंग की भांति आगे पीछे क्या देती हैं, धक्का देते हुए चलती रहती हैं। और ये भूकंपीय उद्गम, ये क्या करती है, ये तरंगें क्या करेंगी, जो भूकंपीय उद्गम का केंद्र है, जहाँ उद्गम होता है उस स्थान से जो भूकंपीय केंद्र है वहाँ की ओर ये चलती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, मेटल ऑफ होप किससे संबंधित है, तो ये यूरेनियम से संबंधित है। मेटल ऑफ होप, यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है। प्लूटोनियम को भय का धातु कहते हैं, प्लूटोनियम को क्या कहते हैं, भय का धातु कहते हैं, भय का
धातु यानी कि मेटल ऑफ फियर कहते हैं, और इसको मेटल ऑफ होप कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। और रेडियम, रेडियम भी है यहाँ पर, नहीं है तो देख लीजिए रेडियम को क्या कहते हैं। रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहते हैं, लाइफ सेविंग मेटल कहते हैं। और पारे को तीव्र चांदी के उदाहरण के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है, प्लूटोनियम को मेटल ऑफ फियर कहा जाता है, रेडियम को लाइफ सेविंग मेटल कहा जाता है यानी जीवन रक्षक धातु कहा जाता है, और पारा को तीव्र चांदी के उदाहरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो पर्णहरित या हरित लवक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है जो पत्तों के हरे रंग का क्या है, कारण है। यह प्रकाश संश्लेषण का क्या है, मुख्य वर्धक है। क्लोरोफिल में कितना 2.6% क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। तो ये ध्यान रखना है। वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? तो वो कौन सा है, काई, लाइकेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि लाइकेन चट्टानों का क्षरण करके उन्हें क्या करती है, मिट्टी में परिवर्तित कर देती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके थैलस विघटित होकर के खनिज पदार्थ बनाते हैं जो इन चट्टानों के खनिज लवण के साथ मिल करके मिट्टी बनाते हैं, और इस पर पौधे और इसी पर पौधे उग सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की जो सूक्ष्म मात्रा होती है इनकी वृद्धि पर क्या करती है, फर्क डालती है। इसलिए ये वायु प्रदूषण के क्या होते हैं, लाइकेन अच्छे सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बादल के कण आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं, उसका क्या रीज़न है? तो उसका क्या रीज़न है? तो इसका आपका क्या है, आकाश में धूल के कणों के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? आकाश में एक मिनट गाइस, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट। बादल के कण आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं। आकाश नहीं, गलत है। पृष्ठ तनाव के कारण पृथ्वी के गर्म होने, हवा में शांता, सॉरी ये आंसर सही होगा। ये आपका हवा में शांता के कारण बादल के कण जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब देखिए सुनिए ध्यान से सुनिएगा कि क्या होती है। हवा में बोल रहा शांता के कारण, एक्चुअली होता क्या है, जब पानी की जो बूंदें होती हैं, जो छोटी छोटी गोलाकार बूंदें होती हैं, उसी से बादल बना होता है। पानी की छोटी छोटी बूंदों से ही बादल बना होता है। और वायु में क्या होती है, शांता होती है। वायु में क्या होती है, शांता होती है। ठीक है, जो क्या करती है, जब ताप बढ़ता है, ताप बढ़ने से ये क्या होती है, घटने लगती है। ताप घटने से बढ़ने लगती है। वायु में जो शांता होती है, अगर ताप बढ़ेगा तो ये घटेगी, और ताप घटेगा तो ये बढ़ेगी। तो गुरुत्व बल के कारण बादल की जो बूंदें होती है वो नीचे गिरती हैं, तो शांता प्रतिरोध करती है। तो जो शांता होगी वो प्रतिरोध करेगी, और बूंदों के नीचे गिरने की गति जो होगी वो धीमी हो जाएगी। इसी प्रकार इस तरह जो शांता है एक प्रकार का आंतरिक आणविक घर्षण है। तो बादल के कण आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं, इसका रीज़न है हवा में शांता के कारण। एक मिनट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है? तो किसके कारण होगा? आप खुद बताइए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होगा। कैसे होगा? देखिए क्या करते हैं, जब कोई प्रकाश होती है, जब कोई प्रकाश है, ठीक है, तो इस प्रकाश को जब हम किसी भी माध्यम से गुजारेंगे तो वो वहाँ पर क्या होगा, धूल होंगे और अन्य जो छोटे छोटे कण होते हैं उसमें विद्यमान होते हैं। तो इन कणों के द्वारा जो होगा, जो प्रकाश यहाँ पे फैलाया जाएगा, तो ये प्रकाश क्या होगा, इधर उधर फैल जाएगा, प्रकीर्ण हो जाएगा। इन्हीं धूल और अन्य छोटे छोटे कणों के कारण जो होगी प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाएगी, और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यह स्थिति जल में भी होती है, क्योंकि जब प्रकाश जब सागर के जल में गुजरता है तो जल के अणु के द्वारा जो प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। और बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है। प्रकीर्णित प्रकाश मिश्र रंग हल्का नीला होता है, अतः समुद्र क्या होता है, नीला दिखाई देता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। तो इसमें तो कुछ बताना नहीं है, ईजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो प्रकाश की गति जो होगी वो अधिकतम कहाँ आपको देखने को मिलेगी? वो आपको जल में देखने को मिलेगी। प्रकाश की गति जो है सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगी? वो जल में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? तो कौन सा सेल प्रयोग होगा यहाँ पर? आपका वोल्टाई सेल। विद्युत अलार्म में कौन सा सेल प्रयोग होता है? तो देख लीजिएगा, विद्युत अलार्म में वोल्टाई सेल का यूज़ होता है। प्लाज्मा का मुख्य तत्व क्या है? प्लाज्मा का मुख्य तत्व जो है ये आपका जल होता है। रक्त जो होता है वो रक्त प्लाज्मा जो है पीले रंग का क्या, एक तरल घटक है। रक्त प्लाज्मा पीले रंग का तरल घटक होता है, जिसमें पूर्ण रक्त की जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं।
ठीक है। तो रक्त की मात्रा का लगभग ये कितना होता है, 55% होता है, और जिसका अधिकतर अंश क्या होता है, जल होता है, और इसमें प्रोटीन, शर्करा, खनिज, आयन, हार्मोन, CO2 घुले रहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मुख्य तत्व जो है जल है। कौन सा प्रकंद का उदाहरण है, तो कौन सा प्रकंद का उदाहरण है, वो है आपका अदरक। प्रकंद का उदाहरण क्या है, अदरक है। नेक्स्ट है आपके थोड़ा मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, तो जो समझा सकते हैं समझा देना, बाकी टाइम नहीं लेंगे, जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा करके बता दे रहे हैं सारे आपको। क्या कह रहा है, ये इजी है, इसको बता दे रहे हैं। मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के थे, यदि उसमें इसमें 5.5 रुपये खर्च कर दिए तो उसके बटुए में कितने धन है, ये तो आप लोग खुद कर लेंगे, इसमें कुछ बताना नहीं है। तो अगर उसके 15 सिक्के थे यानी कितने हो जाएंगे, 7.5 रुपये हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, 5.5 इसमें से खर्च कर देता है, तो 5.5 जब खर्च कर देगा तो उसके पास कितने बचेंगे, 2 रुपये बचेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 100% वृद्धि किए जाने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो आपको मैं फटाफट आंसर बता दे रही हूँ, आप लोग इसको अपना खुद चेक कर लीजिएगा कि कितने % की वृद्धि होगी। तो 300% की इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक नहर की खुदाई में 50 श्रमिक 4 घंटे लगा करके पूरा करते उस काम को, तो 30 श्रमिक इसे करने में कितना करेंगे, तो 6 घंटे 40 मिनट करेंगे। कितना, 6 घंटे 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मिनट। 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। तो कितना होगा, इसका आंसर 66 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि वह प्रति माह 5,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, 20,000 रुपये होगी। यदि एक पेन 16 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि पेन के क्रय मूल्य के बराबर होगी। तो पेन का क्रय मूल्य क्या होगा, तो पेन का क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होना चाहिए, वो 20 होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि एक संख्या इतनी है और इतनी है तो उस संख्या का 180% कितना होगा, 5.85। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इस श्रेणी की अगली संख्या क्या होगी। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें, अभी हम करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं मेथड बता दे रही हूँ कि इसमें क्या होना चाहिए। देखिए ये जो 70 है, ये 78 है, सॉरी ये 78 है, और 78 से 72 तक आप ले जाएंगे तो यहाँ पे -6 है, -6 है, और यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो ये क्या है, -9 है, -9 है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, 72 से आप 66 ले जाएंगे, 72 से 66 ले जाएंगे तो 6, और फिर यहाँ से अगर ऐसे लेकर के आएंगे तो -9, तो फिर 61 से आपको फिर ले जाना है तो ये आएगा -6 करके, तो ये 52 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है। इसमें क्या करना है, ये आपका इसका आंसर ये होगा, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाँ, ये आपका रीजनिंग में क्या कह रहा है, सोशल को इसमें क्या कर दिया है, ओ कर दिया है, सेकंड को उठा लिया है। ऐसे ही आप क्या करिए, DR की जगह R उठा लीजिए। फिर इसने क्या किया है, C उठाया, यानी सेकंड से स्टार्ट किया है। उसके बाद आप करिए I उठा लीजिए, उसके बाद आप क्या करिए, I उठा लीजिए। तो इस हिसाब से आपका क्या होना चाहिए, यही आंसर बन रहा है, यही होना चाहिए, और यही है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ई श्रम पोर्टल पर कितने श्रमिकों ने अपना पंजीकरण कराया है। तो कितने श्रमिकों ने कराया है, 10 करोड़। केंद्र सरकार ने अपना जो ई श्रम पोर्टल पर कितने श्रमिकों ने अपना पंजीकरण कराया, 10 करोड़ ने कराया। तो ये ध्यान रखिएगा। 2021-22 के लिए जो CPI मुद्रास्फीति है, कितने % रहने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है, तो 5.3% रहने का। CPI जो मुद्रास्फीति है 2021-22 के लिए वो कितने, 5.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अपने लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स किसके कौन मतलब प्रकाशित करता है, तो IMF के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना की विधि नहीं है, तो ह्रासमान लागत विधि ये नहीं है। तो ये होता क्या है, GDP क्या होता है, तो जैसे कोई देश है तो इसी की सीमा के भीतर जो निवासी हैं या गैर निवासी हैं, उन्हीं के द्वारा जो उत्पादन इकाइयां हैं, उनके द्वारा एक वर्ष के अंदर जो भी उत्पादित सेवाएं हैं और वस्तुएं हैं, ठीक है, तो उन्हीं का जो अंतिम मूल्य होता है वही क्या कहलाता है, GDP कहलाता है। तो ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्न में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है, तो CSO जारी करता है। कौन जारी करता है, CSO जारी करता है। भारत में जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े होते हैं, जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है, जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। और भारत में जो सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत आता है CSO, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी, इसी के द्वारा ये क्या मतलब राष्ट्रीय आय का आंकड़ा इसी के द्वारा जारी किया जाता है। और इस कार्य में जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO
क्या करती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की क्या करती है, मदद करती है। तो ये ध्यान रखिएगा। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा इसमें सत्य नहीं है। तो वह भारत के वित्त मंत्रालय ने ये योजना शुरू की है, तो भारत का वित्त मंत्री से इसका कोई संबंध नहीं है। बाकी आपके स्टेटमेंट क्या है वो सही है कि वह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता करती है। वह मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना, आधुनिकीकरण, मरम्मत और नवीनीकरण को शामिल करती है। राष्ट्रीय सहकार विकास निगम द्वारा तैयार की गई है। तो सारे सही हैं, आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत है। क्यों फर्स्ट ऑप्शन गलत है? क्योंकि आयुष्मान सहकार योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा, किसके, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के बिना बुनियादी ढांचे के लिए शुरू की। बाकी सभी सही है, ये गलत है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? तो इसमें बिहार का हिस्सा कितना है, 10.6% है, 10.06% है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है, 10.06% है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पीएम केयर्स कोष के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है। तो ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निःशुल्क से कार्य करेगा। ठीक है, इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपदा संकट की स्थिति से निपटने प्रभावितों को प्रदान करता है। इसमें कोई बजटीय इसमें क्या आंसर होगा, इसमें से एक से अधिक आंसर होंगे। सही है। नेक्स्ट क्या, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव क्या पड़ेगा? तो क्या पड़ेगा, बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिलेगी। सही है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है। सही है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। तो ये भी आपका सही है, यानी 1, 2, 3, 4 आपके क्या है, ये सी ऑप्शन क्या होंगे, ये राइट होंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आय में वृद्धि के साथ कर जो किसी व्यक्ति के आय को उच्चतर अनुपात में ले लेता है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं, प्रतिगामी कर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रतिगामी कर कहते हैं। निम्न में से क्या सुमेलित नहीं, निम्न में से सही सुमेलित नहीं देखना है। लंदन, FISC 100, टोक्यो, निक्की, हांगकांग, हैंगसेंग, मुंबई, सेंसेक्स। तो इसमें जो है आपके सभी सही हैं। इसमें आपके सभी सही हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वेरी इजी क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट ऑल्सो। तो ये क्या है, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी, इसकी पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का क्या किया गया था, स्थायी सदस्य चुना गया था। इसमें मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया था, इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की थी। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के क्या किए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। ये ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें आपको क्या देखना है, कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, तो बिल्कुल सही है। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। राज्य विधानसभा के सभी सदस्य नहीं, सभी सदस्य नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे, यहाँ के भी निर्वाचित सदस्य। तो इसलिए ये गलत है, ये भी गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड तो आपका ऑप्शन सही है। तो पिंक में से एक से अधिक हो जाना चाहिए कि 1 और 2। और यहाँ पे क्या होगा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये होते हैं। दिल्ली, पुदुचेरी जो यूटी है और जम्मू कश्मीर विधानसभा के क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं और राज्य विधान परिषद के भी इसमें शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या शामिल है? टैक्स लगाना समाप्त करना, उसके विनिमय परिवर्तन, धन की उधारी का विनियमन, भारत के संचित निधि के धन का विनियोग करना, भारत के संचित निधि से खर्च का विवरण देना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा आपका सही है? तो इसमें क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये आपके सही है, क्योंकि ये तो पता है आर्टिकल 110 में क्या है, धन विधेयक है। कोई भी विधेयक धन विधेयक कहलाता है अगर उसमें करों के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन, विनियमन से संबंधित प्रावधान होते हैं। एक साधारण विधेयक जो होता है संसद के दोनों सदनों में किसी भी पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए? साधारण बहुमत होना चाहिए। और ये आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्य के निर्माण, क्षेत्र, सीमा और उनके राज्य के नाम के परिवर्तन से संबंधित है। और यह अनुच्छेद किसको अधिकार देता है? संसद को अधिकार देता है कि साधारण बहुमत से वो कर सकता है। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे उन्होंने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों ने इसको दबाया था। इससे बघेरों ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। 1818 से 19 में इन्होंने अंग्रेजी राज्य पर भी आक्रमण किया था और 1820 में एक संधि द्वारा शांति स्थापित करके। तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ चला गया क्वेश्चन,
एक मिनट गाइस, ऊपर चला गया। वगैरह विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा से संबंधित है। निम्न में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? इंपॉर्टेंट है। तो उत्प्रेषण, सर्शियोरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध याचिकाएं जो होती हैं वो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का क्या करती है? परीक्षण करती हैं। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के किसी भी विषय पर, किसी भी सब्जेक्ट पर सुनवाई करता है, तो जो ऊपरी न्यायालय होगी वो ये प्रतिषेध याचिका मतलब जारी करके मामले को अपने पास मंगा लेती है। और लेकिन जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे देती है, मतलब निर्णय देने के बाद ये सर्शियोरी मतलब उत्प्रेषण जो है निर्णय देने के बाद जारी होती है। तो जब वो बाहर जाकर के निर्णय दे देती है तो जो ऊपरी न्यायालय होगी वो सर्शियोरी याचिका के द्वारा उस निर्णय को रद्द करके मामले को अपने पास करके सुनवाई करती है। बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज संसद में कब प्रस्तुत की जाती है? तो बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पूर्व प्रस्तुत की जाती है, तो सबको पता होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये भी पता ही होगा, इसको भी नहीं कुछ डिस्कस करना है। हाँ, आर्टिकल बता दे रहे हैं कि आर्टिकल जो 239 का जो एक है, आर्टिकल 239 का क्लॉज 1 कहता है कि संसद द्वारा जो बनाई गई विधि है उस विधि ये क्या करेगी? प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन जो होगी राष्ट्रपति द्वारा ऐसे पद अभिधान सहित नियुक्त किए गए प्रशासक, मतलब ये इसका क्या करेगी? उस अपने ये मतलब एक मिनट सिंपल सा बता रहे हैं कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो ये क्या करेगी? राष्ट्रपति क्या करता है कि वहाँ पर प्रशासक को नियुक्त करके उन्हीं के माध्यम से यहाँ का प्रशासन देखता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त तो सही है कि ये ऐसा प्रावधान नहीं है। अगर संयुक्त अधिवेशन हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन में धन विधेयक से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, तो ये आपका एकदम सही कह रहा है। धन विधेयक को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत किए जाने की स्थिति में सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। धन विधेयक को दूसरे सदन में भेजने के पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष की बात का प्रमाण देना पड़ता है कि यह धन विधेयक है। तो इसमें सिंपल सा जानिए कि जो धन विधेयक होता है, ठीक है, जो धन विधेयक होता है इसमें सभी कथन क्या है? सत्य हैं। इसमें क्या है? सभी कथन क्या है? सत्य। इसमें कहने का मतलब है कि जो धन विधेयक होता है वो आर्टिकल इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। तो आर्टिकल 110 के तहत क्या होता है? इसमें ये बताया गया कि धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। इसके तहत 109 के तहत क्या किया गया है? इसे पारित करने के लिए 109 आर्टिकल में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इसमें यह कहा गया कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इसे पेश करने से पहले क्या होगी? राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी। तो इसमें उपयुक्त सभी कथन क्या है? सही है। तो ये आपका ई ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक से प्राप्त होती है। मतलब आपका अथर्ववेद से भी और पंचविश ब्राह्मण में मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मगध में ब्रात्य रहते थे, किंतु ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी क्षत्रिय थे। तो एक से अधिक हो जाएगा आपका। इसमें देखना है कि कौन सा मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ईजी है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम के कौन थे? महाकश्यप थे। द्वितीय के कौन थे? द्वितीय के सर्वकामिर की अध्यक्षता में किया गया था। और तृतीय कौन थे? तृतीय मोगलीतिस पुत्र थे। और चतुर्थ जो थे वो कनिष्क के टाइम में वसुमित्र थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप लोग बहुत ईजी है, इसको देख लीजिएगा। शुंग वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन है? तो अंतिम पूछा है, पहले नहीं पूछा है। तो ये कौन है? बृहदत्त है। तो बृहदत्त की हत्या करके उसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, वो क्या करता है? मगध का शासक बनता है। और ये भी ध्यान रखना कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? 2 अश्वमेध यज्ञ किया था और इसके पुरोहित जो थे वो पतंजलि थे। तो ये भी पूछ लेता कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसके पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि है, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसके बाद इसका जो पुत्र होता है अग्निमित्र, वो शासक बनता है। और अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी महाकवि कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक की रचना की थी। और देवभूति जो है इस शुंग का अंतिम शासक था। किस शासक के दरबार में 9 रत्न रहते थे? वो कौन से हैं जो 9 रत्न जिसके उसमें रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनको देवराज, देवगुप्त, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। देवराज, देवगुप्त, विक्रमादित्य। चीनी यात्री जो फाहियान थे ये इन्हीं के टाइम में आते हैं और लगभग 14 साल तक यहाँ रहते हैं। इनके दरबार में 9 रत्न थे जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, क्षपड़क, शंकु, वेतालन, घटकर, परवरामीर, वररुचि, ये सारे इनमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रुक्मनदेही शामिल नहीं, रुक्मिनदेही, सॉरी रुक्मनदेही नहीं, रुक्मिनदेही है जो यहाँ पर शामिल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है? और बिहार अशोक के जो स्तंभ लेख है रामपुरवा, लौरिया, नंदगढ़, लौरिया, रेज, ये सब है। रुक्मनदेही जो है ये कहाँ पर है? ये नेपाल के तराई में है।
उदंतपुरी महाविहार की स्थापना किसने की थी? उदंतपुरी महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी गोपाल के द्वारा। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल ही थे। गोपाल जो थे पाल वंश के संस्थापक थे और बिहार उसके राज्य में शामिल था। तो गोपाल ने उदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित था। और ये जो है ये महाविहार किस पर्वत पर? हिरण प्रभात पर्वत पर। कौन से? हिरण प्रभात पर्वत पंचानन नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? कृष्णगुप्त को कहा जाता है। मगध के जो परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णगुप्त था, जिसका शासनकाल 210 से 225 तक रहता है और यह विद्वानों द्वारा घिरा रहता था। तो असंख्य शत्रुओं का विजेता किसको कहा गया है? ये कृष्णगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने हजरत आला की उपाधि ग्रहण की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। किसके द्वारा की गई थी? शेरशाह के। शेरशाह का जो बचपन का नाम था वो क्या था? फरीद था। और बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। मोहम्मद शाह यानी बहार खां लोहानी की जब उनकी मृत्यु हो जाती तो इनकी पत्नी विधवा पत्नी थी, उससे शेर खां ने विवाह कर लिया था। फिर उसके बाद 1529 में बंगाल के जो नुसरत शाह थे उनको पराजित करके हजरत आला की उपाधि धारण कर लेते। तो हजरत आला की उपाधि कब धारण करते हैं? बंगाल के नुसरत शाह को पराजित करके। और 1545 में क्या होता है? कालिंजर का अभियान होता है, उसमें घायल होने के कारण इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिरसा की आरंभिक शिक्षक का क्या नाम था? तो इनका क्या नाम था? जयपाल था। बिरसा मुंडा है, बिहार में मुंडा आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए उसको उल गुलान कहा गया था। जो मुंडा आंदोलन था उसको उल गुलान विद्रोह भी तो कहा जाता था। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को कहाँ हुआ था? रांची जिले के उलीहातू गांव में होता। रांची जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। और बिरसा के आरंभिक शिक्षक जो थे उनका क्या नाम था? जयपाल था। और उनके जो धार्मिक गुरु थे उनका नाम आनंद पांडे था। तो ये भी ध्यान रखना है, आरंभिक जयपाल और धार्मिक गुरु आनंद पांडे थे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने मोतीहारी आश्रम का शिलान्यास कब किया था? तो ये किए थे 1917 में किए थे। जब ये गांधी जी पटना में मजहरुल हक से मिलते हैं और बागान मालिक संघ के सचिव जेम्स बिल्सन से भी ये मिलते हैं। 15 अप्रैल को गांधी जी मोतीहारी पहुंचते हैं और वहां पर राजकुमार शुक्ल, ब्रज किशोर प्रसाद, रामनवमी, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी ये सभी थे। और 1918 को गांधी जी ने मोतीहारी आश्रम का क्या किया? शिलान्यास करते हैं। एक मिनट, 1917 में ये पहुंचते हैं। शिलान्यास पूछा है ना, तो शिलान्यास 1918 में किए थे। जयप्रकाश नारायण किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण जो हैं ये किस नाम से जाने जाते हैं? लोकनायक नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? लोकनायक। और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी। और हाँ, ये जनता पार्टी के संस्थापक भी थे। और इनकी एक पुस्तक है समाजवाद ही क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है समाजवाद ही क्यों। ये किसकी है? जयप्रकाश नारायण की है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1940 में। कब हुआ था ये भी देखना है, 28 नवंबर 1940 को होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह बिहार में कब हुआ था? 28 नवंबर 1940 को हुआ था। और इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। तो ये आपको, और दूसरे जो थे वो नारायण सिंह थे। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? ये आपके हैं मुंशी प्यारेलाल। अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? मुंशी प्यारेलाल। और यह संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं 112 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि एक मिनट, सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित की गई थी। कब की गई? सतयुग नामक जो पत्रिका है किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये की गई थी पुरुषोत्तम नारायण नंदा के द्वारा। सतयुग पुरुषोत्तम नारायण नंदा के द्वारा। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? तो इसमें से कौन थे? तो कालिदास बसु थे। खुदीराम बोस के वकील कौन थे? कालिदास बसु थे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? निम्न में से कौन बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे? कौन फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे? कहाँ पे? बिहार में। तो ये कौन थे? शीलभद्र याजी थे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाल ही में बिहार के किस जिले को पहले कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो बिहार के किसको दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। तो सुपौल को, कचरा मुक्त शहर का दर्जा बिहार के किस जिले को पहला सुपौल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पराली की समस्या के समाधान हेतु पराली को पौष्टिक पशुचारे में परिवर्तित करने की योजना है? तो ये भी आंसर क्या होगा? बिहार होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका राम रेखा बक्सर सही है, लाचौर जमुई सही है, नहीं लाचौर जमुई नहीं, बल्कि लाचौर क्या होगा? कटिहार होगा, लाचौर कटिहार होगा। मंदार पर्वत बांका सही है, हलेश्वर स्थान भी गलत है, ये होगा सीतामढ़ी।
तो राम रेखा बक्सर, राम बक्सर, राम बक्सर, लाचौर कटिहार, मंदार बांका, हरेश्वर आपका सीतामढ़ी। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। त्रिवेणी नहर को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो गंडक नदी से। त्रिवेणी को बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के पश्चिमी चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई ये नहर है। त्रिवेणी नहर कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई है, जो गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। पहले यह शुष्क एरिया था, लेकिन इस नहर के कारण धान, गेहूँ, जौ, गन्ने आदि की कृषि वहाँ किए जाने लगी है गंडक। तो ध्यान रखना, बिहार के किस जिले में स्त्री पुरुष का अनुपात सबसे निम्न है? तो कहाँ पर सबसे निम्न है देख लेते हैं। तो ये है मुंगेर में, मुंगेर में सबसे कम है। उसके बाद है भागलपुर, मुंगेर भागलपुर। बिहार के किस जिले में स्त्री अनुपात सबसे निम्न है? मुंगेर और भागलपुर में। अब वो पूछ ले सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ है? तो गोपालगंज में, गोपाल में सबसे ज़्यादा है, फिर सिवान में सबसे ज़्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल वेटलैंड, एक मिनट, एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल वेटलैंड एशिया की झील कौन सी है? तो वो है कांवर झील। इंपॉर्टेंट है, करंट में था, तो इसको ध्यान रखिएगा कि कौन सा है? कांवर झील है। तो बिहार के बेगूसराय में है। कहाँ पर? बेगूसराय में कांवर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल वेटलैंड एरिया की झील है। यह एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। इस झील को क्या किया गया? पक्षी बिहार का दर्जा कब दिया गया था? 1984 में बिहार सरकार ने दिया था। और इसमें क्या है? 59 तरह के विदेशी, 59 विदेशी पक्षी, 107 तरह के देशी पक्षी क्या है? ठंड के मौसम में यहाँ देखे जा सकते हैं। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का कौन सा जिला? वनावरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा है न्यूनतम? चलिए एक एक करके देख लेते हैं। न्यूनतम जो है आपका है जहानाबाद। न्यूनतम देखो, इसको कैसे याद रख सकते हैं? न्यूनतम वनावरण, न्यून का मतलब नहीं, न्यून का मतलब कम होता है ना, कम। तो जहाँ, तो इसको यहाँ कर सकते हैं जहाँ नहीं है, जहाँ ना लिखा है ना, तो जहाँ, इसका मतलब जहाँ नहीं है। कहाँ पर? न्यूनतम वनावरण। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। दूसरा क्या है? शेखपुरा है, शेखपुरा। और अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा वनावरण प्रतिशत कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा जमुई है। और इसको कैसे याद रखें कि सबसे ज़्यादा? तो वहाँ पर ऐसा है कि जम गया है, यानी इतना ज़्यादा है कि वहाँ जम गया, तो जमुई जम गया है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। जमुई और भभुआ में सबसे ज़्यादा है। बिहार राज्य के किस उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में 153 एकड़ में फैली हुई है, और इसमें लगभग 100 प्रजाति के 1164 कितने हैं ये सब नहीं पूछेगा, बस याद रखेगा किस उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया? तो संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान को। और ये उद्यान जो है गैंडा प्रजनन में एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। यह उद्यान संजय गांधी वाला जो है ये गैंडा प्रजनन में एशिया का सबसे बड़ा केंद्र और विश्व में दूसरे बड़े केंद्र के रूप में ये प्रसिद्ध है, और इसको पहला पॉलीथीन निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है। बिहार विकास मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये कब की गई है? ये आपका की गई है, इसका आंसर होगा 2016 में की गई है। बिहार विकास मिशन की स्थापना कब की गई है? 2016 में की गई है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है? तो वहाँ पर ये शिक्षा में सबसे कम है, तो इसीलिए इसका उद्देश्य यही है कि बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का नारी शिक्षा को बढ़ावा देना है। बिहार बजट 2021-22 के संदर्भ में देखना है कि कौन से गलत हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? बिहार के सभी गांव में 16 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, सही है। राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित होगी, तो ये भी ध्यान रखिए कि बिहार के राजगीर में क्या होगी? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 110 करोड़ दिए जाएंगे। महिला उद्यमी को 9 लाख नहीं बल्कि 5 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो यही आपका क्या है? गलत होगा। हाल ही में संपन्न बिहार पंचायत चुनाव 2021 में ईवीएम के किस मॉडल का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो M2 मॉडल का क्या किया गया है? यूज़ किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस संस्कृति से है? तो किससे है? काली और लाल मृद भांडे से है। तो इसमें क्या किया गया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नवसारी, चंदहुदड़ो में मिट्टी के बर्तन के भट्टे पाए गए हैं, और इसमें काले पर लाल, भूरे और काले और लाल रंग के बर्तन शामिल है। तो सिंधु घाटी किससे संबंधित है? लाल और काले मृद भांडे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल में जो चांदी के सिक्के होते थे उनको पड़ नाम से जाना जाता था, पड़ कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर चांदी का पूछे, चांदी का तो आपको पता चल गया, और तांबे को पूछे, तांबे को क्या कहा जाता था? माश्क कहा जाता था, माश्क। नेक्स्ट क्या है? परिशिष्ट पर्वन
हाँ, निम्न में से किसकी रचना है? परिशिष्ट पर्वन जो है ये हेमचंद्र की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन की रचना की थी। और ये कैसा है? ये एक जैन ग्रंथ है। ये कैसा है परिशिष्ट पर्वन? ये एक जैन ग्रंथ है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता? और जैन तीर्थ, इसमें जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। जैन साहित्य को आगम कहते थे। और जैन ग्रंथ में परिशिष्ट पर्वण है, भद्रबाहु चरित है, आचारांग सूत्र है, भगवती सूत्र, कालिका पुराण, ये सारे इसमें आपको मिलेंगे। तमिल व्याकरण तोल काव्यम की रचना कहाँ की गई थी? तो ये कहाँ की गई है? कपाटपुरम में की गई है। ये कहाँ की गई है? तो पांड्य राजाओं के इसमें क्या हुआ था कि पांड्य राजा थे तो उनके संरक्षण में 3 संगम हुए थे। 3 संगम, पहला हुआ था मदुरई, फिर दूसरा कपाटपुरम, तीसरा मदुरई। पहला भी मदुरई, तीसरा भी मदुरई, दूसरा कपाटपुरम में हुआ था। तो कपाटपुरम के दूसरे संगम में तोलकाप्पियर के द्वारा तोलकाप्पियम की रचना की गई थी। अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में की गई थी। कहाँ पर? कपाटपुरम में की गई थी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ब्राह्मणों की भूमिदान की परंपरा किस राजवंश ने आरंभ की थी? सातवाहन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि सातवाहन नरेश जो थे गौतमी पुत्र शातकर्णी। तो इन्हीं के काल में जो दक्षिणा पथ में वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का काल था। तो सातवाहन राजाओं ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा आरंभ की थी और ये सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तराइन की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? वो हुआ था इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ था। इल्तुतमिश का जो यल्दौज था और कुबाचा के साथ इसका संघर्ष हुआ था। 1215 में इल्तुतमिश क्या करता है? तराइन के तीसरे युद्ध में यल्दौज को हरा देता है और यह युद्ध निर्णायक युद्ध था। जिससे इल्तुतमिश का दिल्ली की गद्दी पर क्या हो जाता है? अधिकार मजबूत हो जाता है। किसे तुर्कल्लाह के नाम से भी जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है अमीर खुसरो को जाना जाता है। किसको जाना जाता था? अमीर खुसरो। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे दिल्ली के प्रमुख सूफी थे जिसका संबंध चिश्ती सिलसिले से था और अमीर खुसरो क्या थे? इनके शिष्य थे। तो निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को क्या किया था? इनको ये उपाधि तुर्कल्लाह की उपाधि किसने दी थी? निजामुद्दीन औलिया ने दी थी। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि को मापने का आदेश दिया था? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि को मापने का किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो भूमि के माप से संबंधित 1 बीघा माप की इकाई घोषित किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी की सजा? अभी गुरु तेग बहादुर के बारे में मैंने कल बताया था, तो इससे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा औरंगजेब ने की थी। तो ये तो नहीं होगा आंसर। तो क्या आंसर होना चाहिए कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी की सजा सुनाई थी? वो थे ये गुरु अर्जुन देव। जो 5वें सिख गुरु थे अर्जुन देव, उनको जहांगीर ने पकड़ लिया और लाहौर के किले में कैद कर दिया था। जहांगीर के जो विद्रोही पुत्र खुसरो को इन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो ये भी पूछता है कि किसको आशीर्वाद मिला था? तो जहांगीर के जो विद्रोही पुत्र खुसरो थे उनको इनका आशीर्वाद मिला था और ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अशोक के किस स्तंभ में करारोपण का पता चलता है? तो किसका में पता चलता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रुम्मनदेई। अशोक के करारोपण का पता कहाँ चलता है? रुम्मनदेई में चलता है। और रुम्मनदेई अभी मैंने बताया कि कहाँ पर स्थित था। यहाँ पे ये कहा गया था कि इसमें अशोक ने लुम्बिनी में जो धार्मिक बलि माफ़ कर दिया था और भाग जो भू राजस्व की राशि थी उसको 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? हूणों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो हूणों का आक्रमण ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पूछा गया। तो स्कंदगुप्त में है। 458 में भारत पर हूणों ने आक्रमण किया था और उस समय गुप्त साम्राज्य का शासक कौन था? स्कंदगुप्त था। तो स्कंदगुप्त ने हूणों को हरा करके उन्हें वापस जाने के लिए विवश कर दिया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में मिलेंगे? तो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो शहबाजगढ़ी है और मानशहरा ये लिपि है, शहबाजगढ़ी और मानशहरा वो किस में मिलेंगे? खरोष्ठी में मिलते हैं आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और भी है, और तक्षशिला लगम से अरामेक लिपि मिलती है और जो कंधार के पास शर एक पुना है वहाँ से यूनानी अरामेक लिपि में लिखा हुआ द्विभाषी अभिलेख मिलता है। नेक्स्ट क्या है? आ नेशन इन मेकिंग किसकी रचना है? आ नेशन इन मेकिंग किसकी है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। आ नेशन इन मेकिंग इसको कैसे याद रख सकते हैं? मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, ट्रिक है बस, कुछ नहीं, क्योंकि हर चीज़ रटी नहीं जा सकती। मेक मतलब क्या होता है? बनाना। मेक मतलब क्या होता है? बनाना। और यहाँ पे बन यानी बनर्जी। ठीक है, तो इससे आप ध्यान रख सकते सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? वेदों की ओर लौटो का नारा, ये तो सबको पता होगा, किसका होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था।
और ये आर्य समाज के संस्थापक थे, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। और इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। इनका मानना था कि केवल वेद और वह सच्चा ज्ञान ही उन सभी बुराइयों को दूर कर सकता है जो हिंदू समाज में व्याप्त है। और दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। भगत सिंह निम्न में से किस संस्था के संस्थापक थे? तो किस संस्था के थे? HRA के थे, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी, ये जो संगठन थी, क्रांतिकारी संगठन, 1924 में सचिंद्र सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना की थी। और भगत सिंह द्वारा HSRA, भारत नौजवान सभा, अच्छा ये बोला है, सॉरी मैं गड़बड़ हो गया कुछ, भगत सिंह किस संस्था के संस्थापक नहीं थे? तो यहाँ इसके नहीं थे, क्योंकि इसमें तो ये थे ही, HSR में, RA में ये थे, HRA में नहीं थे, क्योंकि इसमें कौन कौन थे? सचिंद्र सान्याल थे और कौन था? रामप्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद ने की थी। तो ये ध्यान रखना, HRA में ये लोग थे और इसमें भगत सिंह इसमें थे, HSRA में थे। नेक्स्ट क्या है? किसके असहयोग आंदोलन, किसने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? CR दास के द्वारा किया गया था, CR दास के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट क्या है आपका? लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की थी? अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। ये भी बहुत आसान है, अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्यक्तिगत सिद्धांत को पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? व्यक्तिगत सिद्धांत को पहली बार कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1848 में किया गया था। व्यक्तिगत सिद्धांत पहली बार 1848 में सतारा के लिए किया गया था। व्यक्तिगत सिद्धांत पहली बार किसके लिए किया गया था? सतारा के लिए। और इसको किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, डलहौजी। इसमें क्या था कि कोई भी किसी भी रियासत के शासक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश द्वारा शासित है, उसका कोई कानूनी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो वह राज्य संलग्न अंग्रेजों द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? अब देखिए यहाँ से अगर हल्का सा भी थोड़ा सा आपने ध्यान हटाया तो गलत हो जाएगा। इसने पूछा योजना किसने बनाई थी। वैसे सबको पता स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा, लेकिन योजना जो बनाई थी सर जॉन शोर के द्वारा। और इसको योजना जो बनाई थी मैंने क्या कहा? सर जॉन शोर के द्वारा। लेकिन इसको लागू किसने किया था इस पद्धति को? तब हो जाएगा कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? सर जॉन शोर के द्वारा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। कूका विद्रोह, कूका विद्रोह किसके द्वारा है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा, सही है। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह एमहर्स्ट के द्वारा, सही है। पोलीगारो का विद्रोह ये आपका वेलेजली के द्वारा, सही है। पाइका का विद्रोह ये लैंसडाउन के टाइम में नहीं हुआ था, बल्कि हेस्टिंग के टाइम में हुआ था, हेस्टिंग के टाइम में। कूका विद्रोह हुआ था आपका 1840 से 72 में हुआ था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक पंजाब में हुआ था। बैरकपुर आपका 1824 में हुआ था, लॉर्ड एमहर्स्ट। पोलीगारो का विद्रोह आपका 1799 से 1801 में हुआ था। और पाइका विद्रोह आपका हुआ था 1817 से 25 में हुआ था, जिसमें हेस्टिंग थे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो इसमें कौन सा गलत है? 4 डी ऑप्शन गलत है। निम्न में से कौन दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित नहीं था? रामप्रसाद, अवध, अमीर, चंद्रशेखर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन इसमें शामिल नहीं था? अमीर चंद्र नहीं शामिल थे, इसमें अमीर चंद्र नहीं शामिल थे। दिसंबर 1912 में क्या होता? रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका और जापान भाग जाते हैं। और इससे जुड़े जो अन्य आरोपी थे, अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई थी, जबकि दीनानाथ दबाव में आकर के सरकारी गवाह बन गए थे। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? मोहम्मद अली जिन्ना ने किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी? तो किसने छोड़ दी थी? नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन, किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी? तो किसके द्वारा? नागपुर अधिवेशन। रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को क्या किया था? असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। और इसकी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि की। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, ये सब क्या थे? कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, इसलिए कांग्रेस इसको क्या किया था? इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ द ऑब्स्टिकल टू द हिंदू रिलीजन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी चापेकर बंधु के द्वारा, चापेकर बंधु के द्वारा। चापेकर बंधु यानी दामोदर और बालकृष्ण ने एक गुप्त संस्था बनाई थी जिसका नाम था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू द हिंदू रिलीजन। और इसी में क्या किया गया था? इन्हीं का ये ध्यान रखना कि चापेकर बंधुओं के द्वारा, दामोदर और बालकृष्ण। इनमें में से किस आंदोलन में दिल्ली चलो का नारा लगाया गया था? तो किस में लगाया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह में किया गया था। 17 अक्टूबर 1940 में
पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। पूछा हुआ कि पहले दूसरे कौन थे, तो पहले आपके कौन थे, विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। और इसी में क्या किया था, दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया था। तो उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ उसमें कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। अच्छा लगा हो तो बताइएगा। तो नेक्स्ट सेशन हम कल या परसों तक लाने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपको पसंद आया हो, आपको इससे बेनिफिट मिल रहा हो तो ही लाएंगे, नहीं तो इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल फिर अपने करंट अफेयर्स के सेशन में मिलते हैं। बाकी आपके कमेंट ही बताएंगे, आपका जो भी फीडबैक होगा वही बताएगा कि मुझे ये सेशन आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।